18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई सिक्स फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेस से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। लुई सिक्स के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और डूब गया। जबकि उस पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों फ्रांसीसी समाज समकालीन सामंती व्यवस्था का अंत था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुचन सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने की बात है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड जो कि धार्मिक कर था वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर, टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में 2.8 करोड़। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में इसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य और रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी मालिक तय करते हैं, लेकिन महंगाई की दर से नहीं बढ़ती। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम बात थी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की।
पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, किंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, इसे मध्य वर्ग कहा गया। इसमें फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी और रेशम वस्त्र उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक नेताओं, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया-जाक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों के ग्रहण की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों की इन विचारों पर कॉफी हाउस और सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुई सिक्स द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भरा गया। क्रांति की शुरुआत। लुई सिक्स ने कर बढ़ा दिए थे। प्राचीन राजतंत्र तथा फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी चाहिए थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सिक्स ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई कि एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट की इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतार में उठा गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा प्रदेश वंचित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें व मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक बारों को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सिक्स इसी प्रथा का पालन करने के लिए कृतज्ञ प्रतीत था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी
कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली थी कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इसका नेतृत्व मी राबियो और आबे ने किया। मीराबिया ने किया है। मीराबिया का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामान्य विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थी। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रयोग तैयार करने व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी लिखे थे। बेकरी की दुकान पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टीन पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव या बाप फैल गए कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेते लुटेरों के गिरोह बुला लिए थे जो पकी फसलों को तबाह करने कर पड़े। कई जिलों में भय से आक्रांत लोग किसानों ने कुदाड़ों और बेल्टों से ग्रामीण के लोग पर आक्रमण कर दिए। उन्हें अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को चला कर रहा कर दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सिक्स ने तथा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता प्रभाव से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों और बंधनों वाली समन्ती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई।